हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। आपको पता है वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ अगर आप अपनी वोकैबुलरी पे अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड रखते हो तो आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। जो बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करने में, है ना, तो आप वो बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। सेकेंड, हम एडिटोरियल सेशंस के थ्रू अपनी रीडिंग स्किल्स, अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। पहले समझते हैं, फिर एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम आंसर करके देखते हैं कि हम पैसेज को समझने के बाद आंसर कर पाएंगे नहीं। क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं हम उनके सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। 5 क्वेश्चंस होते हैं, आप उनका स्कोर मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज डिसाइसिव। कई बार हम कर चुके हैं। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? IVE एंडिंग वर्ड है। तो IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, राइट। क्लियर एंड डेफिनेट, फाइनल रिजल्ट जो बताए, है ना, जो निर्णायक हो, कंक्लूसिव हो, डेफिनेट हो। एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा? अनसर्टेन या फिर इनडिसाइसिव। अनसर्टेन या फिर इनडिसाइसिव। द इलेक्शन डिलीवर्ड अ डिसाइसिव मैंडेट फॉर द न्यू पार्टी। जो इलेक्शन है उन्होंने एक डिसाइसिव यानी कि निर्णायक फैसला सुनाया। इलेक्शन से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पार्टी जीती कौन सी हारी, है ना। एक बहुत ही निर्णायक, क्लियर, डेफिनेट रिजल्ट आया, है ना, फॉर द न्यू पार्टी। डेसिमेट करना, ATE एंडिंग वर्ड जो होता है ये एक वर्ब होता है ना, वर्ब होता है। ATE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। डेसिमेट करना मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना, हिस्सों में बांट देना। जब हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हिस्सों में बांट देते हैं, तो वो कमज़ोर हो जाता है। डिस्ट्रॉय कर देना या डिफीट कर देना किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट को, है ना, डेसिमेट कर देना, डिवास्टेट कर देना या फिर क्रश कर देना। इसके एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन करना। अगर आप किसी को क्रश कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो, तो उसका एंटोनिम होगा उसको मजबूत करना, उसका समर्थन करना, राइट। सो स्ट्रेंथन और सपोर्ट। द न्यू पार्टी डेसिमेटेड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फोर्सेस। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फोर्सेस थे उनको नई पार्टी ने जो है वो डेसिमेट कर दिया, यानी धराशायी कर दिया, और उनको बिल्कुल क्या कर दिया? बुरी तरह से हरा दिया या नष्ट कर दिया है ना। ना वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड एक, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वॉइड। सो वॉइड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो इनवैलिड हो, है ना, कोई भी चीज़ जो इनवैलिड हो। कानूनी तौर से जो चीज़ इनवैलिड होती है, अमान्य होती है, हम उसको क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। नल एंड वॉइड, है ना। सो नल एंड वॉइड। एंटोनिम्स इसकी देखिए, वैलिड या फिर इफेक्टिव। कोई चीज़ जो वैलिड है, इफेक्टिव है, तो हम उसको इसका एंटोनिम समझेंगे। द पार्टी मर्जर वॉज लेटर डिक्लेयर्ड वॉइड। जो पार्टी मर्जर हुआ था बाद में कह दिया कि ये पार्टी मर्जर जो है ये अमान्य है। रिगमरोल। रिगमरोल, आप में से कितने बच्चे इस शब्द को जानते हैं? सही सही मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे इस वर्ड को जानते हैं, रिगमरोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिगमरोल इज अ नाउन। कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी, एक तो कोई चीज़ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी बेमतलब का कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे प्रोसीजर को हम रिगमरोल कह सकते हैं, है ना। झंझट या जटिल प्रक्रिया। इसका सिनोनिम्स देखिए, हैसल एंड कॉम्प्लिकेशन। एंटोनिम है इसका सिंप्लिसिटी, ईज। द कंट्री वेंट थ्रू द रिगमरोल ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेज। मतलब कंट्री एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गो थ्रू की है। रिगमरोल मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड अननेसेसरी प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेज। शिफ्टिंग अलायंसेज मतलब ऐसे गठबंधन जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे बिगड़ रहे हैं, ऐसे झंझट के से होकर निकला है ये देश, है ना। कैरोसल का मतलब क्या होता है? ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नाउन। कॉन्टिन्यूअस रोटेशन और चेंज, है ना। कैरोसल्स मतलब लगातार जो चेंज हो रहा है ना, तो हम उसको कहते हैं कैरोसल्स। साइकिल है ये एक रोटेशन है। एंटोनिम इसका क्या होगा? अगर कोई चीज़ साइकिल में आ रही है, रोटेट हो रही है, मतलब स्टेबल नहीं रह रही है ना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? परमानेंस या फिर स्टेबिलिटी। इसका एंटोनिम क्या होगा? परमानेंस या फिर स्टेबिलिटी। नेपाल एक्सपीरियंस्ड अ कैरोसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। आजकल सोशल मीडिया पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, है ना, तो आप स्लाइड कर करके देखते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कैरोसल्स। तो बार बार चेंज हो रहा है, राइट, हाँ, बार बार चेंज कर रहे हो, तो ऐसा ही कुछ नेपाल ने विटनेस किया है। नेपाल एक्सपीरियंस्ड अ कैरोसल ऑफ
प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब जैसे हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं उनको चेंज करते हैं, राइट, स्वाइप करते जाते हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे स्वाइप होते रहे हैं, है ना। नाउ एंट्रेंच्ड का मतलब क्या है? एंट्रेंच्ड इट इज़ अ वर्ब, ठीक है, फर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज। कोई चीज़ फर्मली, बहुत गहराई से अगर कोई चीज़ जड़ पकड़ ले, है ना, तो हम उसको कहते हैं एंट्रेंच्ड। रूटेड, एस्टैब्लिश्ड, इसका एंटोनिम क्या होगा? टेम्पररी या फिर अनस्टेबल। यूथ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंट्रेंच्ड करप्शन, मतलब जो करप्शन है, जो इतना गहरा जड़ पकड़ा हुआ है, उस करप्शन के खिलाफ यूथ ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है ना। पेट्रनेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय पेट्रनेज? AGE एंडिंग वर्ड्स आर नाउन्स। सपोर्ट गिवन इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल लॉयल्टी, है ना। मान लीजिए कि मेरी कोई पार्टी है ना, और आप लोग बोल रहे हैं कि मैम हम आपकी पार्टी के साथ में जुड़े रहेंगे, है ना, तो आपने क्या दिया मुझे? पॉलिटिकल लॉयल्टी दिया है। आपने मुझे क्या दिया है? पॉलिटिकल लॉयल्टी। अब उसके बदले मैं आपको क्या दूंगी? पेट्रनेज। मैं कहूँगी बच्चों तुम्हें कोई भी दिक्कत है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो वो क्या हो गया? मैंने आपको पेट्रनेज दिया है। व्हाट इज इट? सपोर्ट गिवन इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल लॉयल्टी। सपोर्ट गिवन इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल लॉयल्टी। फेवरेटिज्म, बैकिंग, है ना। अब एंटोनिम्स क्या है? फेयरनेस और न्यूट्रलिटी, राइट। द प्रोटेस्ट टारगेटेड पेट्रनेज पॉलिटिक्स। जो प्रोटेस्ट थे, तो प्रोटेस्ट में क्या टारगेट किया गया? जो पेट्रनेज पॉलिटिक्स है ना, जो फेवरेटिज्म है पॉलिटिक्स में, उसको टारगेट किया गया है। नाउ फ्लैश इन द पैन, व्हाट डू वी मीन बाय फ्लैश इन द पैन? समथिंग दैट लास्ट्स ओनली ब्रीफली। फ्लैश इन द पैन, कोई चीज़ जो बहुत कम समय के लिए आए और चली जाए, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन, क्षणिक सफलता जो हो, है ना, उसको हम कहते हैं फ्लैश इन द पैन। शॉर्ट लिव्ड सक्सेस, टेम्पररी ट्रेंड, है ना, लास्टिंग सक्सेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द रिजल्ट्स प्रूव्ड द प्रोटेस्ट्स वर नॉट अ फ्लैश इन द पैन। जब रिजल्ट आया, है ना, रिजल्ट्स ने क्या प्रूव किया? कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद में सब भूल जाएंगे, सब मामला ठंडा हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। नहीं, प्रोटेस्ट हुआ, जिस बात को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था उसी बात को समर्थन मिला है इलेक्शन रिजल्ट में। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोटेस्ट में हो रहा था वो बस टेम्पररी चीज़ नहीं थी, वो फ्लैश इन द पैन नहीं था, है ना। नाउ स्वीप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्वीप? स्वीप नाउन और वर्ब दोनों की तरह इसको यूज कर सकते हैं बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। स्वीप का मतलब होता है, एक तो होता है हाथ झाड़ू लगाना, ठीक है, मतलब सफाया कर देना बेसिकली। तो जब हम जीत के सेंस में इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने जो हमारे विरोधी हैं, जो विपक्ष हैं, उनका सफाया कर दिया, तो हम उसको स्वीप कहते हैं, है ना। विन ऑल और मोस्ट पोजिशंस, पूरी तरह से जीतने को हम स्वीप कहते हैं। डोमिनेट करना, ओवरवेल्म करना। एंटोनिम देखिए इसका क्या है? लूज या फिर कंसीड। कंसीड का मतलब है खुद हार मान जाना, लूज का मतलब है हार जाना, ठीक है। द पार्टी मेड अ क्लीन स्वीप इन द कैपिटल रीजन। पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, कहाँ पर? कैपिटल रीजन में, ठीक है। अच्छा, नाउ इंसेस्चुअस। इंसेस्चुअस का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ग्रुप फेवरिंग इट्स ओन मेंबर्स। बंद समूह आधारित जो पक्षपात होता है ना, तो उसको हम कहते हैं इंसेस्चुअस, ठीक है। क्लिकिश या फिर एक्सक्लूसिव। क्लिकिश या फिर एक्सक्लूसिव। एंटोनिम क्या है? ओपन, इंक्लूसिव। मतलब क्या है? मैं अपने ही ग्रुप या अपने ही समुदाय के लोगों का अगर हमेशा पक्ष लेती रहूं, है ना, तो एक क्लोज्ड ग्रुप है और बंद समूह है ना, और उसी पर बेस्ड पक्षपात चल रहा है। नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ में ज़्यादा फेवरेटिज्म होगा। अगर मुझे कोई भी फेवर, कोई भी मदद, कुछ भी करना है तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। बाकियों के लिए कोई और अगर स्टूडेंट आता है, या ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, ये मेरा नया स्टूडेंट है ना, तो ये एक क्लोज्ड ग्रुप है पहली बात तो, और ये क्लोज्ड ग्रुप बेस्ड पक्षपात हो रहा है, जो कि सही नहीं है ना। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है, हम तो मैम के स्टूडेंट्स हैं तो हमें फेवरेटिज्म मिलना चाहिए, राइट। लेकिन आप ये मानिए कि जो नए बच्चे हैं उनके खिलाफ तो ये चीज़ कैसी होती है? दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर टू देम, राइट। तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंसेस्चुअस। OUS एंडिंग वर्ड है, तो ये
एक एडजेक्टिव है। OUS एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है? ओपन, इंक्लूसिव, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली बात, हम फेयर बात करेंगे, ठीक है। वोटर्स रिजेक्टेड इंसेस्चुअस पेट्रोनेज पॉलिटिक्स। पेट्रोनेज का मतलब ही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का समर्थन हो, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोनेज पॉलिटिक्स, है ना। और उसमें भी फेवरेटिज्म की बात हम कर रहे हैं, तो वोटर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला हमको फेवरेटिज्म नहीं चाहिए भैया, हमको फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो क्या हम हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है? नहीं, सरकार तो इसी के लिए है, राइट। सबके बारे में सोचना, सभी नागरिकों के अच्छे बुरे का ध्यान रखना, राइट। तो ये तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इंसेस्चुअस पेट्रोनेज पॉलिटिक्स में। नाउ डायर, डायर का मतलब क्या होता है? दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बहुत ही गंभीर या भयानक, राइट। डायर कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम, राइट। सो डायर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट, एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट, राइट। सिनोनिम्स देखिए, सिवियर, क्रिटिकल। एंटोनिम्स देखिए, माइल्ड और मैनेजेबल। कोई चीज़ हल्की फुल्की है, मैनेजेबल है, तो इसके एंटोनिम बन जाएंगे। मैनी सिटीजन्स फेस्ड डायर इकोनॉमिक कंडीशंस। बहुत सारे नागरिकों को सिवियर यानी कि भयानक और गंभीर इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। Now students, we have complete English foundation batch. This batch is for all the students who are preparing for one day competitive examinations. अगर आप one day competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं और आपको in detail grammar, vocabulary, close test, parajumbles, comprehensions ये सब सीखना है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा complete English foundation batch। यहाँ पर in detail grammar, vocabulary और आपके reading skills पर फोकस किया गया है। Spoken English batch उन बच्चों के लिए है जो ग्रामर बहुत ज़्यादा या वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा नहीं सीखना, बस बात करने में उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये बैच उन बच्चों के लिए है। स्पोकन इंग्लिश बैच, इंग्लिश एक्सप्रेस बैच इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, राइट। नाउ आपको अगर आपने IBSA का एग्ज़ाम दिया है बच्चों, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट, है ना, और MTS, अगर इसका एग्ज़ाम आपने दिया है, Tier 2 भी क्वालिफाई हो जाए, तो आप Tier 3 वाले बैच में, ये Tier 2 कम Tier 3 नहीं, ये Tier 3 बैच है, ठीक है, Tier 3 बैच है, और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं बिकॉज इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, बॉडी लैंग्वेज, आपका एक इंडिविजुअल मॉक होगा, ठीक है, और इंटरव्यू होगा आपका जो जूम सेशन पर होगा, राइट। ऑफलाइन मॉक होगा उन बच्चों का जो ऑफलाइन में मतलब दिल्ली के नज़दीक रह रहे हैं, और जो भी बच्चे दिल्ली से दूर या बाहर रहते हैं, है ना, तो वो सभी ऑनलाइन मॉक अटेंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल टुडे, जनरेशनल शिफ्ट, जनरेशनल गैप के बारे में हमने सोचा है ना। अब हम जनरेशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट। जनरेशन गैप, हम कहते हैं ना कि हमारी सोच हमारे माँ बाप से बहुत ज़्यादा नहीं मिलती जुलती है, हम कितना भी प्यार करते हैं, सोच ना मिलने का मतलब ये नहीं होता है प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, लेकिन सोच नहीं मिलती है तो कई बार बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, थोड़ी खटपट हो जाती है, थोड़ी खटास आ जाती है रिश्तों में। क्यों? जनरेशनल गैप की वजह से। अब हम यहाँ पे जनरेशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिलीज, बट येस, in a similar way we are talking about the shift in the politics, right? So generational shift on the Nepal election and the results. नेपाल में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आया है, और जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब यूथ ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बस आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल मामला ठंडा हो जाएगा, सब भूल भाल जाएंगे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लगभग वही सब मुद्दों ने के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वही जीते हैं। तो ये दिखा रहा है कि वो सारी बातें जो है ना, जो उन्होंने प्रोटेस्ट में की थी, जितने भी नौजवान थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट में बोली गई बातें जो है वो सिर्फ रात गई बात गई वाली बातें नहीं थी, वो एक जनरेशनल शिफ्ट है। नाउ नेपाल्स वोटर्स अपएंड ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर एज RSP फेसेस गवर्नेंस टेस्ट, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो RSP है मतलब शासन का एक टेस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तभी लोग जनता के लिए काम करेंगे। आखिर हम कहते हैं ना कि जनता, डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र, सो लोकतंत्र का असली पावर तभी देखने को मिलता है जब जनता डिसाइड करती है कि हमारा शासन कौन करेगा, ठीक है। सो
एक गवर्नेंस टेस्ट फेस किया है नेपाल के आरएसपी ने, है ना, इन अ कंट्री दैट हैज सीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉलोइंग एवरी इलेक्शन सिंस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन 1990 से, जब से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ पे आया है तब से ये एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है हर इलेक्शन के बाद, ठीक है। नेपाली वोटर्स हैव फाइनली डिलीवर्ड अ डिसाइसिव मैंडेट। हमेशा वहाँ पे क्या बना रहता था, राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन आखिरकार नेपाली वोटर्स ने एक डिसाइसिव मैंडेट यानी कि एक निर्णायक रिजल्ट जो है वो डिलीवर किया है, एंड इन फेवर ऑफ अ रिलेटिवली न्यू पार्टी। और ये जो इन्होंने एक निर्णायक रिजल्ट दिया है वो एक नए पार्टी के पक्ष में दिया है। इन द मार्च 5 इलेक्शंस, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP फाउंडेड barely 4 years ago, सिर्फ 4 साल पहले ये पार्टी बनी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, वन अ कमांडिंग मेजॉरिटी, और इनको एक कमांडिंग मेजॉरिटी मिली है, ठीक है, इन द 165 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रफली 50% ऑफ प्रोपोर्शनल वोट्स, decimating parties that dominated Nepali politics for decades। दशकों से जो नेपाली पॉलिटिक्स में पार्टीज जो डोमिनेट कर रहे थे उनको धराशायी कर दिया है, उनको डिफीट कर दिया है, क्रश कर दिया है, और लगभग 50% प्रोपोर्शनल वोट्स किसको मिला है, ये अभी 4 साल पहले बनी हुई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP को, ठीक है। नाउ दैट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स। द RSP इज नॉट द फर्स्ट टू सिक्योर अ डिसाइसिव मेजॉरिटी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि RSP जो है ये पहली ऐसी पार्टी नहीं है जिसको एक डिसाइसिव मैंडेट मिला है अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015, है ना। इन द 2017 इलेक्शंस, 2017 के भी जो इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट इलेक्शंस अंडर द फेडरल फ्रेमवर्क, द लेफ्ट अलायंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको हम यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेड बाय KP शर्मा ओली and Communist Party of Nepal Maoist Center helmed by Pushpa Kamal Dahal won close to a 2/3 majority, लगभग 2/3 मेजॉरिटी इन्होंने जीता था। The two parties merged to form the नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों पार्टीज ने मर्ज किया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए, बट द यूनियन वॉज वॉइडेड इन 2021। 2017 में इनको जीत तो 2/3 की जीत मिली, लेकिन 2021 में ये जो इनका अलायंस था, है ना, इनका जो यूनियन था वो वॉइड हो गया, मतलब इनको खारिज कर दिया इन्होंने, है ना, नल एंड वॉइड इन्होंने बोल दिया था। व्हाट फॉलोड वाज द फेमिलियर रिगमरोल ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेज। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली सत्ता में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं तो अलायंस बनाना पड़ेगा, तो एक रिगमरोल मतलब झंझट, वो सरकार को उस झंझट से गो थ्रू करना पड़ा, जहाँ किसी न किसी के बाद वो अलायंस बनाते गए, है ना, गठबंधन करते गए। शिफ्टिंग अलायंसेज, रिगमरोल ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेज एंड अ करोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर भी साथ साथ बदलते गए। करोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, मिस्टर ओली, मिस्टर दहल एंड द नेपाली कांग्रेसेस शेर बहादुर देउबा with none able to anchor a stable government। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, कोई भी एक स्थिर सरकार नहीं बना पाई। none able to anchor a stable government। it was this dance of the status quoists, है ना, और ये जो status quoists का डांस था, है ना, that provoked the 2025। अब जब सरकार ही स्थिर नहीं है तो सरकार जनता के बारे में क्या काम करेगी, वो तो सरकार बनाने में ही बिजी है, सरकार बनने का प्रोसेस ही खत्म नहीं हो रहा है, कभी किसी के साथ गठबंधन, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, अरे कोई आए सरकार, टिके सरकार, तभी तो काम करे। यहाँ पे सरकार बनने का ही नाम नहीं ले रहा था, कोई टिक ही नहीं रहा था, और इन सब प्रोसेस में कौन भुगतता है, जनता। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे परेशान होके जनता ने फिर 2025 में यूथ लेड जेनजी अपराइजिंग देखने को हमें मिला, ठीक है, प्रोवोक्ड द, इससे ही जो यूथ है वो प्रोवोक होके इन्होंने 2025 का यूथ लेड जेनजी अपराइजिंग अगेंस्ट एंट्रेंच्ड करप्शन ऑफ एंड पेट्रोनेज पॉलिटिक्स, है ना, वो उन्होंने बोला कि भाई हमें ना ये करप्शन चाहिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने फेवरेट लोगों को फेवर करती रहते हैं, हमें ना ये चाहिए, ठीक है। इवेंचुअली लीडिंग टू मिस्टर ओलीज रेजिग्नेशन, और उसके बाद फिर क्या हुआ, मिस्टर ओली को रिजाइन करना पड़ा, एंड अ सुशीला कार्की लेड
caretaker government, ठीक है। मिस कार्की creditably oversaw a largely peaceful, और मिस कार्की को creditably, देखो ये वर्ड्स दिखा रहे हैं कि उनकी तारीफ की जा रही है। सो मिस कार्की को creditably उन्होंने एक largely peaceful इलेक्शन करवाया विद इन अ कंप्रेस्ड टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम कम था लेकिन फिर भी लगभग काफ़ी हद तक उन्होंने एक बहुत ही पीसफुल इलेक्शन करवाया। द रिजल्ट्स शो दैट, और रिजल्ट्स क्या थे? द जेंजी प्रोटेस्ट व नो फ्लैश इन द पैन। जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था वो फ्लैश इन द पैन नहीं था कि ठीक है बच्चों का एकदम से दिमाग खराब हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर बाद में चले गए, वो नहीं। बलेंद्र शाह's एंट्री ट्रांसफॉर्म्ड द आरएसपी फॉर्चून्स, है ना। बलेंद्र शाह ने एंट्री लिया और आरएसपी का फॉर्चून्स, किस्मत ही बदल गई। ट्रांसफॉर्म फॉर्चून्स मतलब किस्मत ही बदल जाना। अ फॉर्मर रैपर हु स्टॉर्म्ड इनटू पॉलिटिक्स, ये पहले रैपिंग करते थे, ये फॉर्मर रैपर है, और स्टॉर्म्ड इनटू पॉलिटिक्स मतलब एकदम बिल्कुल जोरदार इन्होंने एंट्री ली पॉलिटिक्स में, बाय विनिंग द 2022 काठमांडू मेयरल इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट। एज एन इंडिपेंडेंट उन्होंने मेयर के इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट किया और जोरदार धमाकेदार इन्होंने एंट्री की पॉलिटिक्स में। मिस्टर शाह ज्वाइन द आरएसपी इन जनवरी, इन्होंने आरएसपी को ज्वाइन किया कब? जनवरी में, एंड बिकेम इट्स प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। ज्वाइन भी किया और वो बोले कि भाई हम प्रधानमंत्री के पद के लिए लड़ेंगे। द 35-year-old पॉलिटिशियन डिफीटेड 74-year-old मिस्टर ओली बाय नियरली 50,000 वोट्स इन हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड झापा। मिस्टर शाह वॉज द चॉइस ऑफ द जेंजी। मिस्टर शाह को किसने सपोर्ट किया था? जेंजीज ने। was the choice of the Gen Z protesters when they demanded a generational shift in political leadership and a decisive break from the Oli, Dahel, Deoba, Troika. Troika मतलब 3 जन का ग्रुप, राइट? हमने ये वर्ड पहले भी अपने एडिटोरियल सेशंस में किया है, Troika. How many of you remember? Tell me in the comment section. The scale of the RSP's victory, including a clean sweep of all 15 seats in the Kathmandu Valley. काठमांडू वैली में जो 15 सीट्स थे, सभी सीटों पर इन्हीं की जीत हुई, is a powerful expression of a young electorate's frustrations. ये सिर्फ जीत नहीं है, ये जो यंग इलेक्टोरेट है, यंग लोग, वोट करने वाले जो लोग हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि यार वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब बस हमें जो उम्मीद है वो इनसे है ना। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन भी है। दिस इज अ वर्डिक्ट, ये एक फैसला सुनाया गया है अगेंस्ट इंसेस्चुअस पेट्रोनेज पॉलिटिक्स। एंडेमिक करप्शन मतलब बिल्कुल फैला हुआ, बिल्कुल जड़ पकड़ा हुआ करप्शन जो है, एंड द डायर इकोनॉमिक कंडीशंस दैट हैव ड्रिवन नेपालीज टू वर्क अब्रॉड। और जो डायर इकोनॉमिक कंडीशंस, डायर मतलब गंभीर, इकोनॉमिक कंडीशंस आर्थिक स्थितियाँ, जो गंभीर आर्थिक स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से नेपालियों को बाहर जाना पड़ा है, अब्रॉड जाना पड़ा है काम करने के लिए। वेदर द आरएसपी एंड मिस्टर शाह कैन ट्रांसलेट दिस स्वीपिंग मैंडेट इनटू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिवाइवल that Nepal desperately needs remains to be seen. Remains to be seen मतलब देखना बाकी है। क्या देखना बाकी है? कि आरएसपी और मिस्टर शाह, इनको जनता ने चुन तो लिया, लेकिन क्या इनकी जीत ये सुनिश्चित करेगी कि काफ़ी सारा बदलाव आए और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके? ये सब कुछ देखना बाकी है। Remains to be seen मतलब देखना बाकी है, समय ही बताएगा। Considering that Mr. Shah's tenure as mayor drew criticism, लेकिन अगर हम ये देखें कि मिस्टर शाह का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है इनका मेयर के रूप में, इसमें काफ़ी सारा उनकी आलोचना भी हुई, क्रिटिसिज्म हुआ फॉर एंटी पुअर एंड टेक्नोक्रेटिक अप्रोच। एंटी पुअर अप्रोच था उनका, टेक्नोक्रेटिक अप्रोच था, मतलब टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा वो फेवर कर रहे थे, एंटी पुअर उनका अप्रोच था। तो इन बातों को लेके इनकी आलोचना काफ़ी हुई है। टू अर्बन गवर्नेंस द मैंडेट मस्ट बी ग्रीटेड विथ कॉशन। अब मैंडेट तो मिल गया है, सत्ता तो मिल गई है, लेकिन सावधानी पूर्व इस सत्ता का हमें जो प्रयोग है वो करना पड़ेगा। What is the overall tone of the passage? Passage का overall tone क्या है? Regarding the election victory of the राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, RSP का जो election victory है, इसको लेके एडिटोरियल का क्या टोन है? क्या लगा आपको? क्या ये completely critical है? नहीं, completely critical तो नहीं है, है ना? Optimistic है, लेकिन cautious है, indifferent भी नहीं है, ये नहीं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ना?
एंथुसियास्टिक और सेलिब्रिटी, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, मतलब आरएसपी एकदम आ गए, जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, बहुत ही बढ़िया, ये सब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसा भी नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक है, कह रहे हैं कि जनरेशनल शिफ्ट आया है। पहले वाले जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पेट्रनेज और इंसेस्चुअस पॉलिटिकल पेट्रनेज वगैरह चल रहा था, है ना, तो उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। कॉशन कह रहे हैं कि लेकिन जो पार्टी सत्ता में आई है, इनके जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, जब इन्होंने मेयर के तहत एक कार्यकाल में काम किया था तो वहाँ पे कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, तो हमें देखना है, समय बताएगा कि ये जीत देखने में तो सही लग रही है लेकिन वाकई में अच्छी होगी या नहीं। इकोनॉमिक रिवाइवल यानी कि आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा या नहीं, ये रिमेन्स टू बी सीन। ये जो वर्ड था ना, रिमेन्स टू बी सीन, यही सारा कुछ दिखा दे रहा है कि कॉशन है ना, कॉशियस टोन है और ऑप्टिमिस्टिक भी है, राइट। नाउ व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द यूथ लेड प्रोटेस्ट्स इन नेपाल। जो यूथ लेड, जेंजी लेड प्रोटेस्ट हुआ था 2025 में नेपाल में, उसका मेन रीजन क्या था? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या वो बोल रहे थे कि संविधान में सुधार लाओ? नहीं। डिससैटिस्फैक्शन विद करप्शन एंड पेट्रोनेज पॉलिटिक्स, इससे वो दुखी हो गए थे कि लोग करप्शन करने में बिजी हैं, जो भी शासन में है वो करप्शन करने में बिजी है, पेट्रोनेज पॉलिटिक्स में बिजी हैं, अपने अपने लोगों को ही खली संवारे जा रहे हैं, अपनी अपनी जेबें भरे जा रहे हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। ये था वहाँ के बच्चों का, वहाँ के यूथ लेड प्रोटेस्ट्स का फ्रस्ट्रेशन, है ना। ऑपोजिशन टू द फेडरल सिस्टम नहीं था, मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स नहीं था, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट रोल डिड बलेंद्र शाह प्ले इन द इलेक्शन आउटकम। बलेंद्र शाह की वजह से इलेक्शन आउटकम में क्या रोल था? ही लेड केयरटेकर गवर्नमेंट, नहीं केयरटेकर गवर्नमेंट इन्होंने नहीं, मिस कार्की ने लीड किया था। ही ऑर्गेनाइज द जेंजी प्रोटेस्ट, उन्होंने ही जेंजी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। हिज एंट्री स्ट्रेंथेंड द आरएसपी एंड बूस्टेड इट्स पॉपुलैरिटी। उनके आने से कहा ना, ही स्टॉर्म्ड इनटू पॉलिटिक्स, मतलब उन्होंने धुआंधार एकदम एंट्री किया पॉलिटिक्स में, ठीक है। पहले वो रैपिंग करते थे, वो एक रैपर है ना, और उसके बाद धुआंधार एंट्री करने के बाद उन्होंने, उनके आने से आरएसपी को पॉपुलैरिटी बहुत मिली, मजबूती मिली, तो ये था उनका योगदान। डेसिमेटिंग वर्ड जो यूज़ किया है हमने पैसेज में बच्चों, जो वर्ड यूज़ हुआ है डेसिमेटिंग इन द पैसेज, इसका मोस्ट नियरली मीनिंग क्या है? डेसिमेट करना मतलब सपोर्ट करना? नहीं, ये इसका एंटोनिम है। ग्रेजुअली वीकन करना? नहीं। डिफीटिंग ओवरवेलमिंगली, मतलब डेसिमेट कर देना मतलब धराशायी कर देना, ओवरवेलमिंगली ये सिनोनिम है, क्लोज सिनोनिम है, लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स आएगा तो ये आपका आंसर बनेगा, है ना। डिफीटिंग ओवरवेलमिंगली, कंप्लीटली इग्नोर करना नहीं। चूज द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस, नीदर द ट्रेडिशनल पार्टीज नॉर द न्यू लीडरशिप। अब जब भी आपके सेंटेंस में नाइदर नॉर से, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, द ट्रेडिशनल लीडरशिप, है ना। सो नीदर नॉर, इधर और, जब ऐसे वर्ड्स से आपके दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं, है ना, तो कैसा वर्ब यूज़ करेंगे बताइए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कई बार ऑफन रिपीटेड ग्रामर कॉन्सेप्ट है ये, है ना। एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, जब सब्जेक्ट वन, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ऐसे वर्ड्स के साथ में जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। लेकिन जब नीदर नॉर, ईदर और ऐसे वर्ड्स से हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू हम वर्ब यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर है, तो हमारा आंसर होगा हैज़ येट प्रोवन, क्योंकि ये तो पास्ट हो गया, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक है, और येट है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज़, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों हैज़। डिस्कशन पॉइंट नाउ, थोड़ी देर के लिए सोचना आप, है ना। ये जो हम पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैं पॉइंट आपको समझाऊंगी आफ्टर दिस सेशन। जस्ट गिव इट अ थॉट एंड मेक श्योर एटलीस्ट ट्राई टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश, या फिर हिंदी में अगर आप सोचेंगे अपने थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स और नॉट जस्ट राइटिंग स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, है ना। सो डू न्यू पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी और क्रिएट गवर्नेंस रिस्क्स। आप सब यंग पीपल हो, तो आप लोग मुझे बताओ क्या जो नई पार्टीज बन रही हैं इससे
डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र ये मजबूत होता है या इससे शासन में रिस्क होता है? कहते हैं ना कि नौजवानों का उबलता हुआ खून होता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों में शांति बहुत होती है ना? क्योंकि बहुत लाइफ उन्होंने उतार चढ़ाव सब देख लिया होता है, तो वो बहुत सोच समझ के फैसले ले पाते हैं, है ना? तो शासन में अगर नई पार्टी है ना, नई पॉलिटिकल पार्टी आई है, तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि यंग लोग ज़्यादा होते हैं, है ना? सो डू न्यू पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? क्या ऐसे लोग या न्यू पॉलिटिकल पार्टीज ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है या इससे गवर्नेंस में रिस्क होता है? क्या लगता है आपको? अगर आपको अपने थॉट्स को और रिफाइन करना है तो यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को रीड करिए, ट्राई टू बिल्ड सम ओपिनियन, सम थॉट्स कि क्या हो सकता है, सोचो, गिव योर ब्रेन्स अ टास्क टू थिंक इन इंग्लिश so that you can improve your language, you can improve your analytical skills, and along with that you can also improve your writing skills, which is very important. If you ever have to face some interview in any of the examinations that you are appearing for, अगर आपको interview face करना है तो आपके लिए ये वाला जो exercise है बहुत ही helpful होगा. चलिए, so that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. Jai Hind everyone.